हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्क के करेंसी स्वाइप फ्रेमवर्क के बारे में। जी हाँ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसको हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बैकग्राउंड में कि आखिर ये अभी न्यूज़ में क्यों है, और देखेंगे कि इस फ्रेमवर्क में एक्चुअली आरबीआई करती क्या है किसी दूसरे नेशंस के करस्पॉन्डिंग बैंक्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली न्यूज़ में क्यों है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और रुकिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एमसीक्यू। मैं इस पर डेडिकेटेडली एक वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में लिंक से विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में भारत में चुनाव हुआ है कुछ स्टेट असेंबलीज, जैसे गुजरात और फिर उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश में। तो आपको बताना है कि अभी भारत को नवी नवी ठीक है, नवी वाली, ठीक है, पॉलिटिकल आउटफिट आज अ नेशनल पार्टी स्टेटस किस पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिला। तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपके आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए किसी बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आरबीआई ने मालदीव के मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ, मतलब मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ एक स्वैप पैक्ट, जिसको करेंसी स्वैप जो है ना, वो अभी हाल ही में साइन किया है। और एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें आपको मैक्सिमम डिफरेंट मल्टीपल ट्रांचेज, याद रखिएगा, ये कोई सॉफ्ट लोन नहीं है कि आप एक बार दे दिए और आपको उस कंट्री को, आप ही के कंट्री के किसी पार्टिकुलर कंट्री से सामान खरीदना पड़ेगा उस पैसे का। ये एक प्री डिटरमाइंड प्री रेट पे जो है ना, एक समझौते के तहत इस पार्टिकुलर पैक्ट को साइन किया जाता है। दो नेशनल जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी बैंक होती है, इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई, तो मैक्सिमम एक बार में मैक्सिमम $200 मिलियन की, या आप बोल सकते हैं यूरो में भी या इंडियन रुपीज़ में भी, ये करेंसी स्वैप किया जाता है। और इसमें वापस करना पड़ता है आपको, जो पैसे आप लिए रहेंगे उसी को आपको वापस करना पड़ेगा। और ये चीज़ें अभी मालदीव ने किया था, और मालदीव ही नहीं, सिंस ये सार्क करेंसी स्वैप पैक्ट के अंतर्गत हो रहा है, तो आपको मैं इसके डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से उसकी स्थापना हुई और कब हुआ था। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो है आपका श्रीलंका का। बिल्कुल आपको पता होगा, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से हाल के दिनों में गुजर रहा है। अभी थोड़ी बेहतर हुई है क्योंकि सार्क की ये करेंसी स्वैप के अंतर्गत इंडिया हेल्प कर रहा है, और ना कि इंडिया करेंसी स्वैप के अंतर्गत हेल्प कर रहा है, बल्कि पर्सनल लेवल पे भी सॉफ्ट लोन्स, खाने के लिए एसेंशियल कॉमोडिटीज़ के लिए अलग से $1 बिलियन का हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, जिसे हम सॉफ्ट लोन भी बोलते हैं। बहुत कम रेटों पे एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग लोन देते हैं। और उसके साथ साथ एडिशनली हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ फ्यूल के लिए भी दिया था। आपको पता हो, त्रिकम्पोली जो ऑयल है, ये रिजर्व है, वो कहाँ पे, आपको एक रिजर्व कहने का मतलब मैं स्टोरेज टैंक की फास्ट बात कर रहा हूँ, वो आपको श्रीलंका में ही है। और चाइना के डेट ट्रैप के कारण से जो श्रीलंका में प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, एक तो बायलैटरल करेंसी स्वैप को भी यूज किया, और अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ सार्क भी हम लोगों ने ऐड किया। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभी 200 मिलियंस की अंडर द सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मालदीव ने साइन किया। वही श्रीलंका के लिए हम लोगों ने कुछ दिन पहले $400 मिलियन की ये पैकेज की। तो देखते हैं एक्चुअली में ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता क्या है। तो देखिए, सबसे बेसिक टर्म में मैं बताता हूँ, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट ये एक शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट लाइक कि सॉफ्ट लोन की तरह जो है ना लॉन्ग टर्म में होगी। दूसरा, ये एक स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, और ये दो देशों के बीच में होता है एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत
दोनों अपने अपने करेंसीज को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्वैप जो है ना बेसिकली दो कंट्री के बीच में तब होंगे जब दोनों कंट्रीज परस्पर लेवल पे जो है ना अपनी मजबूती दिखाता है हर चीज़ों में। क्योंकि अगर मान लो कि एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री बी है, अगर ए की पास किसी चीज़ की ज़रूरत है जो बी के पास मिल जाता है तो आप बी के करेंसी से ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर बी को उसी पैसे की ज़रूरत होगी जिसको आपके बदले आपको आपके करेंसी उसने जो इसके बदले रखा था, अगर आपके कंट्री में वो चीज़ कुछ है नहीं तो फिर वो करेंसी लेकर के करेगा क्या। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, दोनों म्यूचुअली एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे बेनिफिशियल होना चाहिए, तब चीज़ें ये अच्छी से चलती है। और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, लाइक माइंडेड कंट्री के बीच में ये सब सारी चीज़ें प्री डिटर्मिनाइंड टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड होती है। अगर आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करोगे तो ये जो है ना फैसिलिटी होता है टू प्रोवाइड स्वैप सपोर्ट एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी। देखिए, जब किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना वो कम हो जाते हैं, जैसे आप पाकिस्तान का केस देख लो, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और हाल ही में बांग्लादेश ने भी कंसर्न रेज किया था कि और इंडिया को देखो, हालांकि हमारे पास $550 बिलियन से ऊपर, लेकिन हमारी कंट्री भी तो बहुत बड़ी है ना। तो उस हिसाब से जिस तरीके से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और ड्यू टू द प्राइस राइज इन क्रूड ड्यू टू यूक्रेन और रसिया वॉर, यहाँ पे क्या है कि हम लोग की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, क्योंकि प्राइस राइज है तो हमें क्रूड ऑयल, हालांकि रसिया हमें हेल्प कर रहा है और हम लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स को भी यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली बात आती है तो अपनी सेटिस्फैक्शन की, अपनी एनर्जी नीड की, और जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा वहाँ से हम खरीदेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं इंडिया रूबल ट्रेड जिसमें वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट की बात की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक तरीके से बोल सकते हैं अवॉइड करने के लिए, ताकि आप अपने पास एडिक्वेट फॉरेन करेंसी बना रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म्स लैंडिंग के लिए आप जाते हो, जिसमें करेंसी स्वैप अरेंजमेंट जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है और जो आपको कहीं ना कहीं मदद करता है। और ये हमने देखा भी, इसमें जो है कोई एक्सचेंज रेट या अदर मार्केट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही जो है ना एक एडवांस में सेट किए हुए रूल या नॉर्म्स के आधार पर ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि एक्सचेंज रेट रिस्क जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। जैसे आपने सुना होगा विंडफॉल टैक्स। अब ये विंडफॉल टैक्स क्या है कि समय के साथ जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा लेती है, किसी पार्टिकुलर नेचुरल पेंडेमिक बोल सकते हैं या यूक्रेन रशिया के जो वॉर है, तो सरकार बोलती है कि भाई अपने बचत में से हमें दे दो। तो ये एक्सेस जो टैक्स वसूल रहा है ना कंपनी, यहाँ पे रिस्क था कि अगर कुछ होगा तो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, और नहीं होगा तो वही डिमांड कम होगी तो क्या होगा, एक तरीके से कंपनी को यहाँ पे लॉसेज होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। करेंसी रिस्क कहाँ पे, तो ये स्वैप अरेंजमेंट में, क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड पहले से होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली में आरबीआई की जो फ्रेमवर्क है फॉर स्वैप फैसिलिटीज़ इन सार्क वो क्या है। तो इसकी स्थापना 2012 में 15 नवंबर को किया गया था और ये ऑपरेशंस में आई थी। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन आरबीआई ने $2 बिलियन की रख चुकी है। मतलब वो सार्क के देशों में मैक्सिमम $2 बिलियन तक ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आज अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। और अगर आप देखोगे तो कंट्री कैन ड्रॉल लाइक आप यूएस डॉलर भी आरबीआई से ले सकते हो, यूरोज भी ले सकते हो या इंडियन रुपीज़ भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि इंडिया की सामान्य है तो आप इंडियन रुपीज़ ले लो, ताकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बची रहे। बिकॉज यहाँ पे नीड की बात आती है और हेल्प की बात आती है, तो म्यूचुअल परस्पर जो है ना यहाँ पे सामंजस्य बनाना पड़ता है। और ये फैसिलिटी ऑल सार्क मेंबर्स के लिए है, सब्जेक्ट टू कि आप जो है ना बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट भी आपका चलता हो। क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने एक्सप्लानेशन की तरफ। तो अभी हाल ही में पता होगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की इलेक्शंस हुई है। तो उसमें गुजरात में जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत बड़ी जीत की उम्मीद कर रहा था, उनके जो सुप्रीमो थे अरविंद केजरीवाल जी, बट उन्हें 5 सीटें मिली। बट एक चीज़ें हैं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के लोगों ने अपने प्यार से नेशनल पार्टी स्टेटस की दर्जा दे दी और भारत के 9 नंबर की जो है ना ये नेशनल पार्टी बन गया। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, प्लीज़ आप वहाँ से हमारी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।